नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, आप सभी जुड़े हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक अच्छे और प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशंस की शुरुआत कराने के लिए। तो फटाफट जुड़ जाइए और आज जो सेशन होने वाला है वो इकोनॉमिक्स का सेशन होने वाला है, अर्थशास्त्र का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से आप लोग इस क्लास का वेट कर रहे थे, तो आज ये क्लास आ ही गई, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। और इकोनॉमिक्स का सेक्शन चूँकि बड़ा है इसलिए हमने 2 क्लास में कवर किया, तो आज उसका फर्स्ट पार्ट आया है, ठीक है? तो आज आप फर्स्ट पार्ट को कवर करिएगा, तो फटाफट जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पहले एक थॉट देख लेते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों, ठीक है? आप कितने भी अच्छे बन जाएँ लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे लोग आपसे खुश ही हों। तो ज़्यादा लोगों को खुश करने के चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को खुश रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मेहनत करते रहें, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड ना करें या उनकी इच्छाओं को ज़्यादा पूर्ति करने की कोशिश ना करें। अपने आप को समझें और अपने आप पे मेहनत करें, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? आपको बताना है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां या फिर विदेशी बैंकों द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फटाफट आंसर करते रहिए और आप लोगों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल जो सही जवाब है इसका क्या है, जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त दिया जाता है और अन्य गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिछाया बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिछाया बैंकिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की है? बताइए किस भारतीय व्यवसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की थी? आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई बैंक। सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। जो पहला भारत का जो प्राइवेट व्यवसायिक बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक, उसने ही सबसे पहले चलता फिरता एटीएम शुरू किया था। ये कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 12 दिसंबर 2002 को। कब शुरू किया था? 12 दिसंबर 2002 को, ठीक है? 2002 को मुंबई से इसको शुरू किया गया था। क्लियर है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीति। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से जो रिजर्व बैंक होता है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है? और ये रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ा देता है और ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात घटाता है। तो इस तरह जो मौद्रिक नीति है वो क्या है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष एक उपाय है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। जो इन्फ्लेशन है वो किसके लिए लाभकारी सिद्ध होता है? लेनदार के लिए, बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक के लिए, देनदार के लिए या फिर उपभोक्ता के लिए? किसके लिए प्रॉफिटेबल होता है इन्फ्लेशन? बताइए।
तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, ये लेनदार के लिए जो कर्जा लेते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है लाभकारी होता है, ठीक है, लेनदार के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बताइए कब किया था? जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या जुलाई 1991 में? बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, ठीक है। और इसमें 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और ये कब किया गया था? ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। बढ़ते हैं आगे। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। बताइए कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है इसमें से? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। इसका सही जवाब क्या है? नाबार्ड है। ठीक है, क्या है? नाबार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपयोग में लाता है। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो अगर देखें हम यहाँ पर, तो आरबीआई अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, तो उसके लिए क्या क्या करता है? बैंक दर में एक तो वृद्धि कर देता है, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देता है, और जो संवैधानिक तरलता अनुपात होता है उसमें भी जो है वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है यह एक शीर्ष बैंक है, या मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, या व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, या नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? बताइए सही जवाब क्या होगा इसमें? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हम सभी को पता है ये शीर्ष बैंक है, और ये मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है? नाबार्ड जो है उसके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम, जो कह रहा है कि व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, तो ऐसा ये नहीं करता है। आरबीआई ऋण प्रदान नहीं करता है किसी को भी। क्लियर है? तो 1 2 और 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है? उपभोग साख एवं निवेश साख, केवल उपभोग साख, केवल निवेश साख, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इन अंकल जी को आप बखूबी जानते होंगे, ये हमारे साथ परीक्षा की तैयारी में बराबर लगे हैं। आप लोग देखे भी होंगे, इनकी फोटो लगभग 1 2 दिन के अंतराल में आ ही जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? उपभोग साख एवं निवेश साख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपभोग साख एवं निवेश साख। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय स्टॉक बाजार? कौन सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है बताइए? सिक्का निर्माण अधिनियम की बात करें तो ये 2011 में आया था। ठीक है, सिक्का निर्माण अधिनियम आया था 2011
2011 में। और इसके अनुसार जो सिक्का ढालने और जारी करने का जो एक मात्र अधिकार दिया गया था वो भारत सरकार को दिया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पे भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय, ठीक है, क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को ही है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, छाया कीमतों का जो अवधारणा दिया था किसने दिया था? जेके टिनबर्जन, ए के सेन ने, पीसी महालनोबिस ने, या फिर आर नरकस ने? बताइए किसने दिया छाया कीमतों की अवधारणा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है जे टिनर बजन। क्या हो जाएगा? डे टिन वर्जन, ठीक है, इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था छाया कीमतों का, ठीक है, इस शैडो प्राइसेस का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? नागालैंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, या फिर असम का? अगर बात करें हम यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 से पहले की बात, ठीक है, कब की? 1 अप्रैल 2011 से पहले की अगर हम बात करें तो सिक्किम और जम्मू कश्मीर में जो भारतीय रिजर्व बैंक था वो राज्य सरकार के व्यापार का संचालन नहीं करता था। लेकिन अगर बात करें 1 अप्रैल 2011 के बाद की बात का, ठीक है, तो देश के सभी, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो व्यापार का संचालन है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, तो चूंकि ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए इसमें जो आंसर है वो जम्मू कश्मीर है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सभी राज्यों के व्यापार का संचालन आरबीआई करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधारों से, कर रचना सुधारों से, बैंकिंग संरचना सुधारों से, नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से? किससे हो जाएगा? बताइए। आसान क्वेश्चन है। अगस्त 1991 में, ठीक है, जो तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं के वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार हेतु जो नरसिम्हन जी थे उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी अगर रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट 23 अप्रैल 1998 को सरकार को दे दी गई थी। कब? 23 अप्रैल 1998 को सरकार के पास पेश कर दी गई थी। और ये कौन सी समिति थी? ये बैंक संरचना सुधारों से रिलेटेड समिति थी, नरसिम्हन समिति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? कौन बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, या फिर उपर्युक्त सभी? कौन वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक है? सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो वित्तीय समावेशन पे जो गठित समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सी रंगराजन थे। ठीक है, उन्हीं के अनुसार जो निम्न आय है, निरक्षरता है, बैंक शाखाओं का अभाव है, ये सभी चीजें बाधा होती हैं किसके लिए? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के लिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। कौन? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम। फिर कह रहा है 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपके लिए हो सकता है ये नया प्रश्न हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार प्रयास करिए
इसका सही जवाब क्या होगा? तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जो है, जिसका अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है, उसके अनुसार अगर बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम भारतीय रिजर्व बैंक की ही एक सहायक है, ठीक है, क्या है, इसकी ही एक सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा है 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है, ये भी बात एकदम सही है। तो राइट आंसर हमारा बोथ हो जाएगा, 1 व 2 दोनों, ठीक है, बोथ राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? बताइए, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का सलाहकार आपको बताना है कौन है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? नाबार्ड है, एसबीआई है या फिर आरबीआई है? आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसके लिए एक्ट कब आया था? इसके लिए एक्ट आया था 1934 में, ठीक है, कब आया था? 1934 में इसके लिए एक्ट आया था, क्लियर है। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर है। और यही क्या है, जो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? बताइए, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या फिर शेयर को? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी है, ठीक है, क्या है, प्लास्टिक मनी। तो हमारा जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या फिर भारतीय स्टेट बैंक, कौन करता है बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। भारत में जो व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का काम है वो करता है जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसी के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? किसने किसान क्लब का निर्माण किया है? इलाहाबाद बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने या फिर भारतीय स्टेट बैंक ने, किसने किया है बताइए? तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है स्टेट बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, इसी ने क्या किया है, किसान क्लब का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कूट का आंसर करना है। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, शाश्वत बैंक, बताइए ये किस प्रकार के बैंक हैं? फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। इंडियन बैंक की बात करें अगर यहाँ पर, तो इंडियन बैंक क्या है, एक सार्वजनिक बैंक है, क्या है, एक सार्वजनिक बैंक है। तो इंडियन बैंक को हम मिला लेंगे फोर से। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये एक निजी बैंक है, ठीक है, क्या है, एक निजी बैंक है। और सिटी बैंक जो है, सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है, क्लियर है, ये एक विदेशी बैंक है। और शाश्वत बैंक एक सहकारी बैंक है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 3 1 2, क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो भारत के बैंकों में अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यही सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, इसकी लगभग 22,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 62,000 से भी ज़्यादा एटीएम हैं। ठीक है, 22,000 से भी ज़्यादा इसकी शाखाएं भारत में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम ये क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। क्या आधार है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का? वो है राष्ट्रीय आय या फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक या जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है। ठीक है, क्या होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सीपीआई, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, यही निर्धारण करता है किसका, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का। क्लियर है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक का यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का, या फिर औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, या फिर कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सरकार के जो कर्मचारियों की मजदूरी में बात अगर करें क्षतिपूर्ति के लिए, तो इसके लिए जो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो होता है सीपीआई, उसका यूज हम करते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा एक निजी बैंक है? निजी मतलब प्राइवेट बैंक, कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, जो पंजाब बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक? पंजाब बैंक। यहाँ पर पंजाब बैंक की बात हो रही, पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो पंजाब बैंक एक निजी बैंक है। बाकी अगर बात करें इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बैंक सार्वजनिक बैंक हैं। ठीक है, सार्वजनिक सेक्टर के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण क्या है? मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। क्लियर है, बताइए क्या होगा सही जवाब। इसको थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जूम करेंगे तो क्वेश्चन कट जाएगा। तो अगर आपको विजिबल हो तो आप आंसर करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ दिया है, तो आप चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं। तो बात करें, जो सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो जो सभी व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, मूल्य बढ़ोतरी से ही लाभ कमाते हैं। फिर कह रहा है मूल्य बढ़ोतरी के कारण क्या होता है, ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है ग्राहक को। तो ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाली की व्याख्या नहीं करता है। कैसे व्याख्या नहीं करता है कि व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्राहक की कटौती जो है कारण इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? बताइए कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है इनमें से?
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या यूटीआई बैंक? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं जिनमें सरकार की जो धारिता होती है 50% से अधिक होती है, ठीक है। और भारत में अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात करें वर्तमान में, तो इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या 11 बची है। कितनी बची है? 11 बची है। और इन ऑप्शंस में से अगर बात करें, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है यही सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा? इंडियन ओवरसीज बैंक। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली में? सिडबी की स्थापना की बात करें तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। क्लियर है? और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जी हाँ, इसका मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? डी आर गाडगिल, बी एस मिन्हास, चरण सिंह या फिर रुद्रदत्त? कौन है इसके लेखक? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक हैं बी एस मिन्हास। कौन है? बी एस मिन्हास इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? ऐसा मतलब जो दशक है जिसमें रोजगार बिल्कुल ना के बराबर मिला हो, वही आपको बताना है। 1971 से 1980, 1991 से 2000, 2001 से लेकर 2010, 2005 से लेकर 2015? कौन सा दशक है बताइए। वैसे देखा जाए तो वर्तमान दशक भी रोजगार विहीन ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन ऑप्शंस में से आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का जो 8वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें, ठीक है, तो उसी के दौरान ऐसा हुआ है 1991 से लेकर 2000, ठीक है। वैसे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना वो 1992 से लेकर 97 तक चली थी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ 1991 से लेकर 2000 का जो दशक है, क्लियर है, यही वित्तीय विहीन दशक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था बताइए। जनवरी 2016 में, जनवरी 2017 में, जनवरी 2018 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए कब शुरू किया था इसका। तो इसके प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी 2018 में। कब किया गया था? जनवरी 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजना दे रखी है, एक उसमें जो प्रयुक्त विकास मॉडल था वो कौन सा था आपको बताना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी? वो हैरॉड डोमर मॉडल पे थी। किस पे थी? हैरॉड डोमर मॉडल पे थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो महालनोबिस मॉडल पे थी। क्लियर है? तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें वो एस चक्रवर्ती मॉडल पे थी। और चतुर्थ की बात करें तो ये अशोक रुद्र मॉडल पे थी। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 2 4 1 3। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ कार्यक्रम दे रखे हैं, एक तरफ उनके शुरू करने का वर्ष दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी योजनाएं कब शुरू की गई थी। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन कोशिश करिए। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अगर बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1999 में। कब शुरू हुआ था? 1999 में ये शुरू हुआ था, तो इसको मिला लेते हैं 1999 से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करें तो ये 1997 से शुरू हुआ था। क्लियर है। और बात करें अगर जवाहर रोजगार योजना की तो ये 1989 का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन यानी NRHM ये 2005 का है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 3124। क्या हो जाएगा? 3124, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया, किसके जरिए किया गया? संविधान के अंतर्गत किया गया, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, या फिर लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसका जो गठन है वो किया गया था। ठीक है, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ये प्रस्ताव कब आया था? ये 15 मार्च 1950 को आया था। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से बताइए कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। बताइए, विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, या फिर संपदा कर? कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो यहाँ पर बात करें अगर विक्रय कर की, ठीक है, विक्रय कर की, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो वेल्थ टैक्स होता है यानी संपदा कर होता है, ठीक है, ये कैसा टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैन के आरंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZ PK 7190 के। इसमें पी दर्शाता है। पैन कार्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोगों के पास होगा, तो उसमें जो पी है वो किसके लिए दर्शाता है बताइए। व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार के लिए, या फिर व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है? बताइए। पैन कार्ड में अंकित जो 10 संकेताक्षर होते हैं वो 5 भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, जो प्रथम 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, और बाद में बात करें तो 3 अक्षर वर्णानुक्रमक होते हैं। ठीक है, बताइए इसमें से पी किसके लिए दर्शाता है? तो पी दर्शाता है बिल्कुल पर्सन के लिए दर्शाता है। किसके लिए? पर्सन के लिए, पी फॉर पर्सन। ठीक है, तो व्यक्तिगत के लिए दर्शाता है यहाँ पर। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? ठीक है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? VP सिंह के द्वारा, P चिदम्बरम के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, या फिर यशवंत सिन्हा के द्वारा? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा 1985-86 में हुई थी। कब हुई थी? 1985-86 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है। और तत्कालीन अगर वित्त मंत्री की बात करें तो उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? वो थे VP सिंह। ठीक है, कौन थे? VP सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा VP सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्व तटस्थ दर जो है हाल ही में समाचारों में था, वह संबंधित है किससे? राजस्व तटस्थ दर किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से संबंधित है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है ये। किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आप लोगों को। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कारपोरेट टैक्स। अब आपको मैच करना है, इसको किससे मैच करेंगे? तो बात करें अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की, तो एक ऐसा टैक्स है संपत्ति विक्रय के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? संपत्ति विक्रय के लिए है। तो ए को हम मिलाएंगे 4 से। ठीक है, ए को मिलाएंगे 4 से। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो किसके लिए होता है बताइए? तो वो होता है फैक्ट्री निर्मित वस्तु के लिए। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किसके लिए होता है? फैक्ट्री निर्मित वस्तु के लिए होता है। और कस्टम ड्यूटी किसके लिए होता है? तो कस्टम ड्यूटी होता है आयात के लिए। ठीक है, और कारपोरेट टैक्स इसके लिए आय के लिए होता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4, 2, 3, 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? सेबी अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था सेबी अधिनियम? 1956 में, 1962 में, 1992 में, या फिर 2013 में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्ताव की बात करें तो इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 1988 को आया था। ठीक है, कब आया था? 12 अप्रैल 1988 को। क्लियर है? 12 अप्रैल 1988 को इसका प्रस्ताव आया था, और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसको मतलब सहमति प्रदान कर दी गई थी। तो सही जवाब हमारा क्या है? सही जवाब हमारा है 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? बताइए, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत किया था? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकेहल, जेम्स विल्सन, या फिर विलियम जोन्स ने? तो भारत में जो आय कर था, यानी आमदनी पर कर था, इसकी शुरुआत सर जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था, और ये 24 जुलाई 1860 से किया गया था। कब? 24 जुलाई 1860 से। क्लियर है? सही जवाब हमारा हो जाएगा जेम्स विल्सन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? बताइए, ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या होगी? 3 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 10 लाख, या 10.5 लाख? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिस समय का ये प्रश्न था, उस समय जो ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम सीमा थी वो 10 लाख रुपए थी। कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से ग्रेचुइटी भुगतान की अधिकतम जो सीमा है वो 20 लाख रुपए है। कितनी है? 20 लाख रुपए वर्तमान जो सीमा है वो निर्धारित की गई है। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट टाइम पे ये क्वेश्चन आता है तो आप 20 लाख लगाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार की गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है? बताइए सही जवाब क्या होगा? अनुदान, प्रशासन, ब्याज का भुगतान, या सामाजिक व्यय? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। क्या हो जाएगा? ब्याज का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे करते हैं इसी में सबसे ज़्यादा जो है सरकार का पैसा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है? बताइए कौन करता है वार्षिक आर्थिक समीक्षा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। ये करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय ये काम करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत, द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर ग्रामीण गतिविधियों के अंतर्गत आता है? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो जो परिवहन है, संचार है, वाणिज्य है, ये सभी सेवा क्षेत्र के काम हैं और सेवा क्षेत्र किसमें आता है? ये तृतीयक गतिविधियों में आता है, ठीक है? किसमें आता है? तृतीयक गतिविधियों में आता है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, तृतीयक गतिविधियाँ, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में तृतीयक क्षेत्र सम्मिलित है, तो उसी का बदला हुआ रूप है। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। अभी हमने पढ़ा जो परिवहन और व्यापार होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है? वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा भी तृतीयक क्षेत्र में आती है। वानिकी और वात्स्यिकी वात्स्यिकी सॉरी मात्स्यिकी आपका ये तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है? ये किसमें? तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है 1 और 2 यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। कौन से उद्यम के रूप में जाना जाता है उन्हें? छोटे उद्यम के रूप में, लघु उद्यम के रूप में, सूक्ष्म उद्यम या फिर मध्यम उद्यम के रूप में जाना जाता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। ये जाना जाता है सूक्ष्म उद्यम के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? सूक्ष्म उद्यम के रूप में जाना जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है? बताइए कौन सा नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या फिर भद्रावती? कौन सा नदी के किनारे नहीं मिलेगा इसमें से? तो बात करें अगर इसमें बोकारो की, ठीक है? बोकारो की, भद्रावती की, जमशेदपुर की, ये तीनों नदी के किनारे मिलेंगी। लेकिन जो भिलाई है, ठीक है? जो भिलाई है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? भिलाई आपको नदी के तट पर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो भिलाई संयंत्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। आज का सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं सबका सही आंसर आता है कि नहीं आता है। शेर, हाथी, चीता और कंगारू। सही जवाब क्या होगा बताइए? फटाफट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के और सही आंसर ही आ रहे हैं सभी के लगभग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शेर, ठीक है? लायन इसके लोगों में होता है मेक इन इंडिया के, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति कह रहा औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति कह रहा बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें अगर गोस्वामी समिति की, तो गोस्वामी जो समिति थी वो औद्योगिक रुग्णता की समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है? ये एकदम सही है।
जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा करा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो तारापोर समिति थी ये पूंजीगत खाते में रुपए की जो परिवर्तनीयता थी उसके सलाह हेतु गठित किया गया था। ठीक है, इसके लिए पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित किया गया था तारापोर समिति। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा एकदम यहाँ पर राइट है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे कौन से हैं? कृषि फॉर्म है, कुटीर उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं, मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ये पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। ठीक है, तो कल भी हम इसी समय पर जुड़ेंगे। आप हर रोज़ दोपहर 3 बजे जुड़ जाया करिए। बहुत से लोगों के पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर दिन आप अपने मन से 3 बजे क्लास में आ जाया करिए। अगर आपको क्लास ऐसे नहीं मिलती डायरेक्टली तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। अपने जो यूट्यूब चैनल में नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का दिया रहता, वहाँ पे आप लोग क्लिक किया करिए और हमारे चैनल पे आ जाया करिए। ठीक है, वहाँ पे मेरे चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे इवेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, और वहीं से आप लोग जुड़ जाया करिए, क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या है जो कि यूट्यूब की तरफ से होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत लोगों के पास नहीं जा पाता है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग नोटिफिकेशन के चक्कर में क्लास से ना जुड़ पाएँ। तो आप लोग खुद ही आ जाया करिए 3 बजे। ठीक है, हर रोज़ 3 बजे क्लास होती है। किसी-किसी दिन मिस हो जाती है तो उसका भी हम आपको भेज देते हैं कि आज क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन का वेट आप लोगों को नहीं करना है, उसके चक्कर में अपनी क्लास को नहीं गंवाना है। जिन लोगों ने कल बायोलॉजी की क्लास नहीं देखी वो लोग भी देख लें, बहुत ही प्यारी क्लास थी। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।